तो हम लोग कॉस्ट रिवाइज कर लेते हैं। मैं तुम्हें कॉस्ट को एक बार पूरा कंप्लीट रिवाइज करा देती हूँ। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पैसा, मनी होता है वो, पैसा। किसी भी चीज को, किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसको कॉस्ट कहते हैं, या किसी चीज को प्रोड्यूस करने का जो हाँ, कॉस्ट। देखो किसी भी चीज का जो प्राइस है वो जो खरीद रहा है उसके लिए वो कॉस्ट है। हम लोग यहाँ जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज अंडर द यूनिट ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। तो प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या है? प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट का मतलब हुआ द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड की कॉस्ट है रेंट, लेबर की वेजेस, इरिटेट कर रहा है ये आवाज करके, कैपिटल की इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो ये सारा मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये हमारी कॉस्ट है। अब इसमें हम अलग अलग तरह से कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। मनी कॉस्ट, जो मनी की फॉर्म में पे कर रहे हैं। रियल कॉस्ट, जो मनी की फॉर्म में पे नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वो कॉस्ट है जो कि एक्चुअली में किसी भी एक्टिविटी के लिए करनी पड़ रही है। जैसे कि इतनी सर्दी में सब सुबह उठ के तुम आ रहे हो रजाई छोड़ के, दिस सैक्रिफाइस इज योर रियल कॉस्ट। मन कर रहा है इसका गेमिंग करने का, लेकिन बेचारा बच्चा कर नहीं पा रहा। वो जो सैक्रिफाइस है वो रियल कॉस्ट। नहीं छोड़ दी, ऊपर उठ गया इन बातों से। बड़ा हो गया तू, मतलब बड़ा नहीं हुआ, बस गेमिंग छोड़िए। ओके चलो, एक स्टेप आगे हो गया। पढ़ाई भी कर लेगा तो बड़ा भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो पेन सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो, दैट इज अ रियल कॉस्ट। जो बेचारे बच्चे ने 2 महीने से छोड़ दिया, तो दैट इज अ रियल कॉस्ट। फीस तो माँ बाप दे रहे हैं, किताबें माँ बाप के पैसों से आ रही हैं। इसने अपनी क्या कॉस्ट लगाई? गेमिंग छोड़ दी लड़के ने 2 महीने से। ये है रियल कॉस्ट, ठीक है। फिर होती है एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ले रहे हैं, जो हम दूसरे फैक्टर्स को हायर करने के लिए ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो हमारे सेल्फ ओन रिसोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। लाइक मैं कहीं बाहर जगह लेके पढ़ाऊं और मैं उसका किराया दूं, दैट इज माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर मैं इस घर में, अपने ही घर में एक रूम में पढ़ाने का रख रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, मेरे गेस्ट आएंगे तो मैं उनको बिठा भी यहीं दूंगी, तब मेरा ड्राइंग रूम बन जाएगा। अब ये मेरा टीचिंग रूम बन गया, क्लासरूम बन गया। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो मेरे सेल फोन रिसोर्सेज से हो रही है। तो इसकी थोड़ी कॉस्टिंग मुश्किल होती है लगानी, बट फिर भी हम एक ऑन एन एवरेज बेसिस पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो हमें लगानी कभी नहीं आएगी, इसलिए उस चीज पे मत जाना। ये सब हमारी कॉस्ट होती है। तो ये अलग अलग कॉस्ट है। एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर तुम ये आदत बना लो कि सुनते सुनते, जब सुन रहे हो तो जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ वो अपने नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मतलब सुनते सुनते करो या बाद में करो, बट बजाय कि सिर्फ ऐसे बैठ के सुनने के, अगर आपको हाथ में पेंसिल पेन रख के लिखने की भी आदत है साथ में, तो आपका सुनना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि थोड़ी देर तक सुनने के बाद आपके कानों को सुनाई देना बंद हो जाता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि क्या ही चल रहा है, आप भूल भी जाते हो कि आपने क्या सुना था। माइंड एक्टिव नहीं रहता, इनएक्टिव मोड में आ जाता है। तो इसलिए हाथ चलते रहते हैं तो माइंड भी एक्टिव रहता है, क्योंकि यहां से यहां तक हमारे ब्रेन जुड़ा होता है ना, इसलिए, है ना। सही बात है, सही बात है।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एक ऑल्टरनेटिव को जब हम फॉरगो करते हैं और दूसरा ऑल्टरनेटिव जब हम लेते हैं तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेकिंग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे कि अपने फ्रेंड्स की पार्टी छोड़ के जहाँ पे हमें 1000 रुपीज़ का पूरा अच्छा सा मील मिलता, वो छोड़ के हमने सोचा कि उसके लिए 1000 रुपए का गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं 1000 रुपए की अपने बढ़िया पेन रजिस्टर स्टेशनरी खरीद लूं। तो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ले लिया, उस दोस्त को गिफ्ट देके जो दोस्त लेने के बाद भी क्या कहता ये क्या लेकर आया है, छोड़ परे। तो हमने क्या ले लिया, नकली दोस्त होते हैं ना वो, तो नकली दोस्त पे 1000 रुपए खर्च करने का क्या मतलब। असली जो तुम्हारे साथ असली दोस्त है वो क्या है, तुम्हारी किताबें, वो रियल फ्रेंड्स हैं। तो हमने अपने रियल फ्रेंड्स लिए। नहीं मैं I mean to say कि हाँ। real friends होते हैं वो तो खुश हो जाता है अगर हम कुछ चीज देते हैं। हाँ तो सब नकली होते हैं, फेक ही होते हैं, जमाना नहीं है रियल फ्रेंड्स का। ये तुम्हारे भूल है कि तुम्हारा कोई रियल है, सच है, यही है जीवन का बात तो सही, कड़वी सच्चाई। कड़वी सच्चाई। बड़ा हो रहा है लड़का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि अगर हमारे पास एक जॉब है जो हमें 5000 रुपीज पे कर रही है, हमने उसे छोड़ के नेक्स्ट जॉब ली जो कि हमें 15,000 पे करें, तो फॉर गेटिंग दैट 15,000 जॉब वी आर लूजिंग 5,000 जॉब, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट जॉब इज ₹5,000। समझे? तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट। अब बात आती है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स दिस इज द टोटल समीशन ऑफ एक्वायरिंग ऑल रिसोर्सेज इज टोटल कॉस्ट। The total cost is the cost of acquiring all factors of production, that is total cost. अब total cost को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज with the change in level of output। यानी कि ये हमारा आउटपुट है और ये हमारी कॉस्ट है, तो हमारी कॉस्ट OF है, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट ये है Q1 चाहे ये है। तो दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, means the cost which is incurred even at zero level of output, and when output increases cost do not increase। ठीक है? So the cost remain constant at all levels of output even at the zero level, that is called total fixed cost। So at zero level of output total fixed cost and total cost is same, these both costs are same। ठीक है? total variable cost which changes with the level of output, as the output level changes total variable cost changes। how it works, like this, this is T, this is called inverted S। Inverted S is why, because this is the initial stage is due to first phase of law of variable proportion। What is the first phase? Law of decreasing cost। Initially cost increases but at a decreasing rate, this is increases with a decreasing rate।
then this is the second phase of law of variable proportion. Second phase of law of variable proportion. So second phase is law of constant cost. What does it mean? It means law of variable increases at a constant rate. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये था कि एज वी इंक्रीज वेरिएबल इनपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द आउटपुट इंक्रीजेस इन अ वेरिंग प्रोपोर्शन. सबसे पहले वो इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट in the first phase. Second phase increases at a constant rate, then increases, starts declining, sorry, दोनों वर्ड्स मिक्स कर दिए. starts declining, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई. 3 फेजेस थे ना हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, तो वो 3 फेजेस में पहले में कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग रेट. फिर थर्ड फेज इंक्रीजेस, कॉस्ट तो इंक्रीज ही होगी क्योंकि जैसे जैसे आप आउटपुट इनपुट डालते जाओगे तो कॉस्ट तो इंक्रीज ही होगी. ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि कॉस्ट डिक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट नाउ इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. ठीक है. सो थर्ड फेज इज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपके पास आप इनपुट बढ़ाते हो तो आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाते हैं, तो हमारी थोड़ी सी कॉस्ट में हमारा आउटपुट बहुत अच्छा आता है. जैसे कि हमारा फिक्स्ड फैक्टर ये हॉल है, अब इस हॉल में 2 लोग बैठ के काम कर रहे हैं, मेरी इस हॉल की कॉस्ट तो पूरी लगी रही है ना, तो मेरी क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है. अब मैंने यहाँ पे लेबर काम करने वाले लोग बढ़ाती चली गई मैं, तो हो क्या रहा है, ये कॉस्ट तो उतनी थी, फिक्स्ड कॉस्ट तो, मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट तो धीरे धीरे कम हो रही है ना, पर यूनिट, क्योंकि अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पहले जहां 10 यूनिट्स में डिवाइडेड थी अब मेरी 50 यूनिट में डिवाइड हो गई, ये फिक्स्ड कॉस्ट. समझ रहे हो? तो इस तरह से हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिवाइड ज्यादा हो जाती है, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो गई, फिर कांस्टेंट हो गया. अब आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया अपने फिक्स पे, यहाँ पे जगह 20 लोगों की थी, मैंने 25 लोग बैठा दिए, अब मेरा इनपुट तो कम हो गया बट मेरे कॉस्ट लगती जा रही है, मैं लोगों को इन्वॉल्व करती जा रही हूँ, तो उस वजह से हो क्या रहा है, इंक्रीजिंग रेट. तो ये हमारा टीवीसी की शेप इन्वर्टेड एस क्यों हो रही है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है. तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए ये जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये हमारा पैरेलल टोटल कॉस्ट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. टोटल कॉस्ट कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. एंड दूसरा हम क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर. क्यों होते हैं दोनों पैरेलल? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, दैट इज टीएफसी. समझे? दोनों का डिफरेंस टीएफसी ही रहेगा, तो दोनों का हमेशा पैरेलल रहेंगे. समझ में आई ये बात? At 0L
ऑफ आउटपुट TFC TC के इक्वल होता है। नहीं, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ, TFC और TC इक्वल होते हैं। ये देखो ना, ये जीरो लेवल है ना बेटा, ये तो दोनों सेम ही है ना, यहीं से स्टार्ट है। आउटपुट जीरो क्यों ना हो, तभी कॉस्ट होगी। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही ये है, ठीक है। ये तो हो गई कहानी टोटल कॉस्ट की। अब आगे की कहानी आती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट यानी कि जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है उसको हमने क्यू से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज कॉस्ट कहें या एवरेज टोटल कॉस्ट कहें, एक ही बात है, ठीक है। इसको फर्दर हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के बनी है, तो इसी तरह से अगर हमने इसको क्यू से डिवाइड किया, इसको क्यू से डिवाइड किया, इसको क्यू से डिवाइड किया, तो ATC इज AFC प्लस ABC। क्या हो गया अचानक? सुनो, एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, यानी कि ये एवरेज टोटल कॉस्ट हो गया, हो गया ना। फिर ये फॉर्मूला अभी हम जस्ट करके चुके हैं ना कुछ सेकंड पहले। मैंने सबको क्यू से डिवाइड कर दूं तो कोई गुनाह है? नहीं, मैथमेटिकली ठीक है ना, सबको कर सकते हैं ना क्यू से डिवाइड, कर दिया। अब जैसे ही किया, टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड किया तो ATC आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट को किया तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट को किया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ओ कितना बड़ा वो निकाला है। तो हमारे पास कितनी सारी चीजें अचानक से निकल आई। अब हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC अपॉन Q, दोनों बातें हो सकती हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Q। कैसे भी घुमा दो गाड़ी को, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अगर हमने कहा TFC अपॉन Q इज AFC, तो इसका मतलब AFC इंटू Q इज TFC। अब होगा क्या कि AFC की वैल्यू तो हर बार फिर कम ही होती रहेगी ना। अगर मेरी जो यूनिट्स हैं, जो आउटपुट है वो 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, मेरी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, ये 100 रुपीज ही है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड रहेगी, यहाँ पे 10 रहेगी, यहाँ पे 5 रहेगी, यहाँ पे 3.3 रहेगी, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम ही होती रहेगी। लेकिन अगर हम ये कॉस्ट और आउटपुट, ये कॉस्ट और ये आउटपुट, जितने भी रेक्टेंगल्स इसके अंडर में बन रहे हैं, ईच रेक्टेंगल बिलो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व will have same area, एकदम सेम एरिया रहेगा उसका। तो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल विल रिमेन सेम मेड अंडर द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, समझे।
ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व है। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। ठीक है ना। तो ये जो दो कर्व हैं फिर से देख लो, एवरेज कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो होता क्या है, गैप या डिस्टेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट decreases. क्यों? Because AFC declines at each unit. हर यूनिट के बाद हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो तो डिक्लाइन ही हो रहा है, और हमारा AC माइनस ABC होता है AFC, इसलिए दोनों का हमेशा डिक्लाइन होता है। अब बात यह है कि ये भी यू शेप्ड है और ये भी, यानी कि दोनों ही यू शेप्ड हैं। तो बिल्कुल पुरानी वाली कहानी जो अभी करके चुके हैं हम, कि इसमें ये और इसका ये हमेशा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट फेज की वजह से है। क्या लिखा था तुमने अभी? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, है ना। फिर मिनिमम जो है ये सेकंड फेज की वजह से है। तुमने क्या लिखा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। और फिर ये जो इंक्रीज हो रहा है ये थर्ड फेज की वजह से है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। किया था ना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो वही चीज यहाँ पर आ रही है। तो कोई बोले कि ये यू शेप्ड क्यों होता है, तो AC and ABC curves are U-shaped because of law of variable proportion। तो कहने का तात्पर्य ये है कि law of variable proportion ही एक ऐसा रीजन है, रूट कॉज है, जो कॉस्ट कर्व्स की शेप का रीजन है। मतलब अगर हम कहते हैं TVC इन्वर्टेड S है, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है, तो आखिर ऐसा क्यों है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और एक कर्व है उसके पीछे भी वही है, मतलब भाई वो तो सबके लिए ही है। अब ये देखो, ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सिंगल लॉ ऐसा है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सारे सबको गवर्न करता है, बड़ा रूलिंग है, सबको रूल करता है ना। ये भी यू शेप्ड है, बस दोनों के यू शेप्ड में डिफरेंस क्या है कि इनका जो यू शेप्ड है ये तुम्हारे बॉल के जैसा है, ऐसे करके है, और इसका जो यू शब्द है ये नाइकी के साइन के जैसे है, टिक का साइन जो होता है ऐसे, ऑलमोस्ट वैसा है। कर्व है, ऐसे कोना नहीं है, लेकिन टिक के साइन जैसा है। डिफरेंस ये है। फिर ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ये इन दोनों का रिलेशन है। क्या है रिलेशन? कि इनिशियली both declines but MC at a greater rate। फिर MC starts increasing but AC स्टिल डिक्लाइनिंग। यही हो रहा है ना, ये सब MCQs में आते हैं, या 3 नंबर में आ जाता है कि इनका रिलेशन बताओ। और ये सेम रिलेशन ही तुम्हारा इसका भी है, मतलब
यही तुम्हारा ABC है और ये तुम्हारा MC है, सेम है बिल्कुल, दोनों का बिल्कुल सेम है, बस AC की जगह ABC हो जाता है। फिर MC cuts AC at its minimum and starts increasing. अब क्या हो रहा है, both increases but MC at a greater rate. समझ में आ रहा है कि जब वो डिक्लाइन हो रहा था तब भी MC एट अ ग्रेटर रेट था और इंक्रीज हो रहा है तब भी एट अ ग्रेटर रेट है, दोनों टाइम ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि MC और AC में MC इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है बट AC फिर भी डिक्लाइन ही हो रहा है। बट MC है क्या, मार्जिनल कॉस्ट है क्या, मार्जिनल वर्ड जैसे ही आ जाएगा हमें क्या समझना है, मार्जिनल कॉस्ट इज द cost of by producing one more additional unit, the cost of producing one additional unit, ठीक है, वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं फिर मार्जिनल कॉस्ट के लिए, दैट इज TCN और TCN-1 या TVCN क्यों, क्योंकि चेंज तो वेरिएबल कॉस्ट ही हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो हो नहीं रही। तो TC में भी जो वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है उसी की वजह से तो चेंज हो रहा है। तो N-N-1 का यानी कि टोटल कॉस्ट 5 यूनिट पे कितनी थी और 4 यूनिट पे कितनी है। अब अगर तुम्हें जो यूनिट्स है वो कंटिन्यूएशन में नहीं दे रखी तो तुम क्या करोगे, MC इज चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। मतलब अगर ये बोला 5 यूनिट पे इतनी कॉस्ट है, 8 यूनिट पे इतनी कॉस्ट है, तो कंटिन्यूएशन में तो नहीं हुई ना, तो N-1 तो नहीं हो पाया ना। समझ में आई है डिफरेंस। तो इसलिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर ये कंटिन्यूएशन में हो, मतलब यूनिट्स ऐसे दे रखे 2 3 4 5 6 7, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन ऐसे दे रखे यूनिट्स, ये पहले 2 दी, फिर 5 दी, फिर 10 दी, फिर 12 दी, फिर 15 दी, फिर 20 दी, कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, यूनिट्स में कितना चेंज हो रहा है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। समझ में आया। तो यही सारे कॉस्ट के फॉर्मूले हैं और यही सारे डायग्राम्स हैं। तो सारे फॉर्मूलों की लिस्ट भी तुम्हारे पास आ गई, अब डायग्राम्स की भी आ गई। कुछ बचा है? इतना छोटा सा ही चैप्टर था ना, जिसके लिए इतनी परेशानी हो रही थी। ये सब शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में ही नहीं है। MC और DC का कोई रिलेशन नहीं हम कभी एस्टैब्लिश करते। इसमें है MC और DC का नहीं होगा। कहाँ है DC? अच्छा ये वाला, ये तो वही है कि MC का ये शेप क्यों है, क्योंकि टोटल कॉस्ट पहले कम हो रही है, फिर मिनिमम और फिर मैक्सिमम बढ़ रही है, यही है। इसको पढ़ के देख। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.